चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ को जोर का झटका लगा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े अनुमान से काफी खराब रहे हैं। ये पिछले क्वार्टर के 6.7% से घटकर 5.4% पर आ गई है। ये पिछले 21 महीने का सबसे खराब नंबर है। माइनिंग जहां माइनस में है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी स्लो डाउन आया है। वहीं सरकार का कहना है कि नंबर जरूर निराशाजनक है, लेकिन ग्रोथ को लेकर घबराने की बात नहीं है। आगे हालात ठीक होंगे। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, जीडीपी के नंबर तो काफी खराब हैं, काफी निराशाजनक हैं। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स के नंबर को देखें तो क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, दरअसल ये जो ख़राब जीडीपी के नंबर आए हैं, जो 5.4% आए हैं, जहाँ तक कि अनुमान 6.5% का था, तो इस 5.4% में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा या फिर कहें विलेन साबित हुआ है, वो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में तो स्थिति ये हो गई कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जहाँ 11.1 यानी 11.11% का ग्रोथ देखने को मिला था, इस बार इस क्वार्टर में -0.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर Q1 से बात करें तो Q1 में 7.2% का ग्रोथ था, जो इस बार -0.1% है। तो माइनिंग सबसे ज़्यादा निराशा किया है। हालांकि कह सकते हैं कि मानसूनी बारिश और कुछ फैक्टर यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन दूसरा जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा निराशा यहाँ पर हुई। चूँकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर समय समय पर जोर दिया जाता रहा, PLI स्कीम आई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग योजनाएं सरकार ने चलाई, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 2.2% रहा, जबकि पिछले साल ये 14.3% था और पिछले क्वार्टर में ये 7% था। ये एक दो बड़ी निराशा रही। एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर रहा, 3.5% रहा पिछले साल के 1.7% के मुकाबले और 2% पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से बम्पर बारिश हुई थी, मानसूनी बारिश अच्छी हुई थी, तो ग्रोथ इससे ज़्यादा अपेक्षा की जा रही थी। ये एक रहा। एक और जो यहाँ पे विलेन साबित हुआ वो है कैपेक्स ग्रोथ। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहा, जो Q1 में 7.55% था, Q2 में घट करके सिर्फ 5.4% पर यहाँ पर आ गया। एक्सपोर्ट भी गिरा, 8.7% Q1 के मुकाबले 2.8% तक पहुँच चुका। तो ये सारी चीज़ें रही जो पूरे मिला करके जीडीपी नंबर को 5.4% तक ले आई। तो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग बड़े विलेन साबित हुए हैं। इधर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि कैपेक्स में केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर गिरावट देखी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में कैपेक्स बढ़ने की भी उम्मीद है। You will get the first cut estimate in January and then February and then May. So I think it is too soon to say that even the 6.5% number is in danger. So I don't think we should extrapolate too much. Now, as far as the capex is concerned, as I said, the capex slowdown was across all levels of the government, union, state, and central public sector enterprises. So there is definitely a need to examine the impediments that stand in the way of capital formation. As I said, some of it could have been due to excessive rainfall in the second quarter, uncertainties related to the election season, and therefore capex has room to ramp up in the remaining 3 months of the year. Right now, as we speak, November data, we don't have it yet. So I think, again, the numbers are there for all to see, and therefore capex growth will pick up in the coming months is our best hope. तो लक्ष्मण, सरकार ने जीडीपी नंबर्स को निराशाजनक तो बताया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी आगे कह रहे हैं कि रिकवरी की उम्मीद है और हालात बेहतर हो सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आगे कैपेक्स बढ़ने की बात कही है। क्या उम्मीद की जाए कि यहाँ से चीज़ें रिकवर होती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें मैं भी था और मेरे ही सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये सफाई दी। तो मैं ये समझ पा रहा था कि इस काफ़ी निराशाजनक आंकड़ों में वो कहीं न कहीं पॉजिटिव स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके आधार पर भरोसा जताया जा सके। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही उसके पीछे ठोस तथ्य भी था, वो ये कि ये 5.4% ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, इसकी संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में बेहतर हो सकता है ग्रोथ रेट। इसके पीछे 3 दलीलें थी। पहली बात, एक्सटर्नल फैक्टर यानी देश के बाहर के जो फैक्टर थे वो कारक रहे Q2 के जीडीपी ग्रोथ में। मिसाल के तौर पर US का इलेक्शन रहा, जिसके वजह से सर्विस सेक्टर काफ़ी वहाँ पे नकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली आपको। तो वो अब US इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन खतरा वहाँ भी है। अब ट्रंप की पॉलिसी को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसका जिक्र उन्होंने किया आगे चल के।
दूसरी चीज़ कि अलग अलग जगहों पे युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो उसका भी एक असर पड़ता है, वो भी एक यहाँ पे योगदान किया है। वो हालात धीरे धीरे नरम पड़ते दिख रहे हैं, तो शायद आने वाला क्वार्टर में बेहतर हो। घरेलू फ्रंट पे कहें तो उनका मानना है कि डिमांड अब पिकअप होगा। उन्होंने एक स्लाइड दिखाया जिसमें बताया किस तरह से कंपनियों के पास ऑर्डर बुक ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, तो डिमांड ज़्यादा आएगा तो वो आने वाले दिनों में ग्रोथ को बेहतर करेगा। और एक आखिरी चीज़ उनका कहना था कि Q2 में इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा थी जिसको निकाला है, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिखा आपको, लेकिन आने वाले दिनों में इन्वेंट्री जैसे खत्म होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो फिर आपको यहाँ भी ग्रोथ पिकअप करता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद उन्होंने जगाई ज़रूर है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एनालिसिस के लिए। तो ग्रोथ की रफ्तार को क्यों लगा झटका, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर लक्ष्मण रॉय होंगे आपके साथ, जरूर जुड़िएगा। आज का आवाज अड्डा जहां पर बात होगी देश की अर्थव्यवस्था की, गिरती जीडीपी की और उपायों की। तो जीडीपी स्पीड ब्रेकर 7:57 आवाज अड्डा। बात कर लेते हैं अब बाजार की। दिसंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 750 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा और 89,803, तो निफ्टी 217 पॉइंट चढ़कर 24,131 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में और निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में तेजी थी। फार्मा, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में सब में खरीदारी रही। ऑटो मेटल इंडेक्स सब बढ़त पर बंद हुए, तो रियल्टी, पीएसयू बैंक शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। अब बाजार की नजर 1 दिसंबर को आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर है। कैसे हो सकती है नवंबर की ऑटो बिक्री, इस पर नोमुरा की रिपोर्ट को बता रहे हैं यतिन मोता। तो नंबर्स शायद नवंबर के मिक्स्ड रहने चाहिए, खास करके 4 व्हीलर्स थोड़ा स्लो लेन में चल रहे हैं। इसके 2 कारण हैं, एक तो बेस बड़ा है और दूसरा डिस्काउंटिंग और जो नए मॉडल लॉन्चेस हैं उसके कारण थोड़ा बहुत कंज्यूमर्स भी अपने डिसीजंस होल्ड कर रहे हैं। लेकिन 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेल्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कि रूरल सेंटीमेंट का सवाल है, ट्रैक्टर और 2 व्हीलर डिमांड वहाँ से काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है, क्योंकि शादी का सीज़न भी शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीज़न भी अच्छी गई है। शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, नंबर्स बिल्कुल फ्लैट रहने चाहिए। पिछले साल का बेस भी बड़ा है और इस साल एक्सपेक्टेशन ये है कि अशोक लेलैंड के नंबर्स लगभग 14,300 यूनिट्स के आसपास आएगा और लगभग जो बिक्री है आपकी टाटा मोटर्स की वो 73,000 यूनिट्स के आसपास रहेगी। मारुति पे नज़रें रखें, 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लगभग 1,80,000 यूनिट के आसपास की बिक्री का अनुमान यहाँ देखने को मिल सकता है। हंडई के नंबर्स फ्लैट रहेंगे। एक्सपोर्ट्स मार्केट भी थोड़े बहुत फीके हैं इनके लिए, लेकिन जादू चलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट का। 15% की ग्रोथ यहाँ और 10% की ग्रोथ महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स में आती हुई आपको नज़र पड़ सकती है। और अब 2 व्हीलर्स पे रुक करते हैं, जहां आपको बजाज ऑटो के नंबर्स लगभग 6% ज़्यादा दिखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आइशर मोटर्स भी लगभग 83,000 यूनिट्स की बिक्री का यहाँ अनुमान है, तो वो जो रन रेट है 70,000 से चेंज होकर अब 85,000 पर मंथ का रन रेट आपको दिखता हुआ नज़र पड़ रहा है। रॉयल एनफील्ड के लिए हीरो मोटोकॉर्प 5.25 लाख यूनिट्स, पिछले साल का बेस बढ़ा है तो वो बेस इफेक्ट के कारण नंबर आपको फ्लैट दिखेगा। लेकिन टीवीएस मोटर्स 9% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। 4 लाख यूनिट्स यहाँ वो कंपनी बेचेगी और यहाँ आपको खास करके स्कूटर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। राइट, तो नजर रहेगी नंबर्स पर और कैसा करता है ऑटो सेक्टर एक बार फिर, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद ये पहला नंबर होगा। बाजार के फोकस में आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी बना हुआ था। दरअसल जील के सीईओ पुनीत गोयनका अब डायरेक्टर नहीं रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हर्षदा सावंत, हमारी सहयोगी। हर्षदा, क्या अपडेट है? तो क्या अब यहाँ से परिवार जो है वो पूरी तरह से आउट होता हुआ दिखाई देगा? कल शाम को दरअसल जी एंटरटेनमेंट की एजीएम हुई और उसमें वोट इसी बात पर डाला जा रहा था कि पुनीत गोयनका को एक डायरेक्टर पद दिया जाए या नहीं। उसमें अनफॉर्चुनेटली वो पुनीत गोयनका वोट इनके खिलाफ गया है और मैं आपको बता दूं करीब 50.4% शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इनकी कैंडिडेचर यानी कि इनकी दावेदारी डायरेक्टर के पद को लेकर खारिज कर दी और इनके खिलाफ 50.4% शेयर होल्डर्स ने वोट किया। इनके पक्ष में 49.5% शेयर होल्डर्स ने ऑफ कोर्स वोट किया। लेकिन बेसिकली बात यह है कि ये बोर्ड मेंबर नहीं रहेंगे और ये शायद कई सालों में पहली दफा होगा कि किसी भी दरअसल सुभाष चंद्रा का
फैमिली मेंबर जी एंटरटेनमेंट या फिर जी की किसी भी बोर्ड पर नहीं है। एजीएम के बाद ये फैसला लिया गया है कि ये दरअसल कंपनी के सीईओ के तौर पर पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। कुछ महीने पहले ही या फिर कुछ हफ्ते पहले इन्होंने खुद कहा था कि मैं एमडी का पद छोड़ रहा हूं, सीईओ की भूमिका में रहूंगा। वो सीईओ की भूमिका दरअसल बनी रहेगी। पुनीत गोयनका इनफैक्ट 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से जी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर थे, बोर्ड मेंबर रहे हैं और ये पहली दफा होगा कि इस परिवार से कोई भी दरअसल अब बोर्ड मेंबर नहीं है। जी शुक्रिया हर्षदा। अब कुछ राजनीतिक खबरें। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर हर पल नई खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से भी निरीक्षक आ सकते हैं। वहीं मुंबई में महायुति की एक बैठक होगी जिसमें मंत्री पद को लेकर बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। 2 दिसंबर को शपथ विधि हो सकती है। कल रात अमित शाह के घर हुई बैठक में एकनाथ शिंदे के साथ शंभू राजे देसाई भी शामिल थे। उन्होंने सहयोगी विवेक गुप्ता से बातचीत की और दावा किया कि 2 दिन में महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर, जो कल दिल्ली में अहम मीटिंग हुई अमित शाह जी के साथ, क्या मीटिंग हुई, निकाल क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या है? ये महायुति के जो महाराष्ट्र के नेता है उनको डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे और महायुति के जो ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने सभी महायुति के घटक पक्षों ने अपने अपनी बात रखी है और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। सर, 1 हफ्ता होने को आया, क्या सीएम को लेकर डिसाइड हुआ कि कौन सी पार्टी का सीएम होगा? आप लोग की तरफ से कि फिर बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा सामने आएगा? देखिए, अभी इतना दिन आप रुके हैं, 1 या 2 दिन की बात है, आज या कल की बात है। 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर, पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही है। आप लोग बोले कि गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, बीजेपी बोले कि गृह मंत्रालय हम नहीं देंगे, डिप्टी सीएम दे देंगे। इसको लेकर क्या सर खबरें हैं? नहीं, जो डिस्कशन हम लोग ने हमारे ज्येष्ठ नेता महायुति के माननीय अमित शाह साहब के साथ की है और उनके तरफ से जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन इसके ऊपर नहीं आता है तब तक इसके आगे कोई बात करना हमें उचित नहीं लगता। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं 1 या 2 दिन आपको रुकना चाहिए। तो 1 या 2 दिन रुकने के लिए कह रहे हैं महाराष्ट्र की पिक्चर साफ हो जाएगी। इधर खबर ये भी कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। खैर, अपडेट आपको देते रहेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद को लेकर स्थानीय सिविल जज की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी को सिविल जज के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, क्या कहा है कोर्ट ने इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को संभल की अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के निर्देश दिए थे और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई थी। एडवोकेट कमिश्नर ने अपने सर्वे की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन ये काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, तो ऐसे में लोगों को उसके ऊपर शक हुआ। लोग वहां पर जमा होते गए और हिंसा फैल गई। इसको लेकर के जो जामा मस्जिद की कमेटी है उसने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अदालत की कार्रवाई के ऊपर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसके फैसले के ऊपर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई के ऊपर भी रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले के अंदर संभल व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए और एक पीस कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रिपोर्ट
एक सीलबंद लिफाफे के अंदर सौंपनी पड़ेगी और इसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जब भी यह याचिका हाईकोर्ट में पहुंचेगी, हाईकोर्ट 3 दिन के अंदर इसकी सुनवाई करेगा और उसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब जनवरी के अंदर करेगा। संसद के दोनों सदनों की बात करें तो आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्षी दल ने अडानी और संबल हिंसा मामले पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार चौथे दिन भी हंगामा किया। इसके कारण आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब 2 दिसंबर यानी सोमवार को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। पिछले 4 दिन में सदन की कार्रवाई मात्र 40 मिनट ही चल पाई है। बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने 100% एफडीआई पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसके तहत कौन से बड़े प्रस्ताव हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बताइए इंश्योरेंस एफडीआई को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं नया? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं, खासतौर से मोदी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया उसके मुताबिक पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% यानी 100% एफडीआई की छूट दी जाएगी, यानी विदेशी निवेश की छूट दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी 100% तक आप एफडीआई लाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में लाइए, लेकिन किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी अप्रूवल रूट से नहीं होगा। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होगा। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो मेजॉरिटी के डायरेक्टर होंगे इंडियन होना चाहिए, आपका एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं जो आमतौर पर विदेशी निवेश करने वाली कंपनियां अलग अलग सेक्टर में इसको स्वीकार भी करते रही हैं, सहर्ष तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। सिर्फ एफडीआई की नियमों में छूट देने का प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इसमें यह भी कहा गया है कि एफडीआई आने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो दूसरी शर्तें हैं उसको भी आसान किया जाएगा। जैसे कि नेटवर्थ की बात है तो उसमें नेट ओन फंड की सीमा पहले 5,000 करोड़ रुपए होती थी विदेशी री इंश्योरेंस के लिए। अब उसे घटा करके विदेशी री इंश्योरेंस के लिए नेट ओन फंड की सीमा 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी चीज कि कंपोजिट लाइसेंस देने का एक प्रस्ताव है, वो भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां इसकी डिमांड कर रही थी। यानी आप एक साथ इंश्योरेंस, अलग अलग सेगमेंट के इंश्योरेंस का कारोबार कर सकेंगे, इस बात की आपको छूट मिलेगी। यह भी इंश्योरेंस सेक्टर में कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत यहां पर हो सकती है। मिनिमम कैपिटल की सीमा क्या होनी चाहिए, आईआरडीए समय समय पर तय कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। और इसके लिए 3 अलग अलग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इन तीनों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कंसल्टेशन पेपर वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। 10 दिसंबर तक राय मांगी गई है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी 3 अहमियत है। पहली बात, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई, इसका मतलब संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो पाएगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन बजट सब तक इसको पारित कर लिया जाएगा, इसकी सरकार मन बना चुकी कह सकते हैं। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव के साथ एक बात और साफ हो गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सरकार बिग बोल्ड रिफॉर्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगी। और तीसरी चीज कि इस फैसले को होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आप कई सारे नए प्लेयर देखेंगे, जिसकी जरूरत आईआरडीए समय समय पर बताती भी रही है। जी चलिए, यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और अब कुछ और खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने की उम्मीदें अब काफी कम है। विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है। कई दिनों से भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने पर सवालिया निशान लगा हुआ था, या पाकिस्तान जाने पर सवालिया निशान लगा हुआ था। आज चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर आईसीसी की भी एक बैठक हुई, जिसमें वेन्यू में बदलाव पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बीसीसीआई की मांग थी कि भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं और भारतीय टीम अपने मैचों के लिए पाकिस्तान ना जाए। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी को भारत में ही कराने का भी प्रस्ताव दिया था। On Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India.
ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। वहां की संसद ने सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे अगले साल से लागू किया जाएगा। इस नए कानून के मुताबिक अगर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी साइट्स पर अकाउंट बनाता है तो इसके लिए प्लेटफॉर्म को ही जिम्मेदार माना जाएगा। यही नहीं, अगर कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें करीब 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। अनचाहे एसएमएस को रोकने के लिए ट्राई ने नए नियम 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के लागू होने से ओटीपी आने में देरी की आशंका जताई जा रही थी। ट्राई ने भरोसा दिलाया कि इससे ओटीपी आने में कोई दिक्कत या देरी नहीं होगी। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, ये काफी वक्त से ये बातचीत थी कि अनचाहे मैसेजेस से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब ओटीपी भी वहीं से आता है। क्या ये क्लियर है कि ओटीपी के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अनवांटेड मैसेजेस अब नहीं आएंगे? अनचाहे एसएमएस, स्पैम और साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के मुताबिक जो भी कंपनियां हैं उनको मैसेज की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी। अभी टेलीकॉम कंपनियां थर्ड पार्टी को एसएमएस बल्क में बेचती है और थर्ड पार्टी आगे मैसेजेस बेच देती है और बाद में ये पता नहीं चलता है कि मैसेज का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, किसने खरीदा, कहां से खरीदा, किसने बेचा। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ये चाहता है कि उसका पता चल पाए कि मैसेज आया कहां से। तो इसके लिए ट्राई ने नए नियम बनाए हैं और इन नए नियमों के आने से आशंका जताई जा रही थी कि जो ओटीपी है उनके आने में देरी हो सकती है। खासतौर पर जो बैंकिंग ओटीपी है, आधार ओटीपी है या दूसरे ई कॉमर्स कंपनियों के ओटीपी हैं, उनमें आने में देरी हो सकती है। लेकिन ट्राई ने कहा कि ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद है। ओटीपी आने में कोई देरी नहीं होगी। ओटीपी पहले की तरह सही टाइम पर मिलता रहेगा। ट्राई के नए नियम 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं और इसके बाद जो भी साइबर फ्रॉड्स हैं या अनचाहे स्पैम्स हैं या फिर उनके ऊपर आसानी से रोक लग सकती है। चलिए, अच्छी बात है कि बेकार के या फ्रॉडस्टर मैसेज नहीं आएंगे, लेकिन ओटीपी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 दिसंबर से नया नियम ट्राई लागू करने जा रही है। ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज सुनाई दी है। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है और वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे क्रूरता पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार की कड़ी निंदा की है। साथ ही इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग भी रखी है। इस बीच ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर दुख जताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दे पर सरकार का समर्थन की बात कही है। वहीं भारत ने एक बार फिर कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी मामले में भी उन्हें न्याय की उम्मीद है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation, whereas the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned. These legal processes are underway and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner. अब आपके काम की एक और खबर। अब आप एटीएम से भी अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जी हां, सरकार प्रोविडेंट फंड से जुड़ी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारियां कर रही हैं। इसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं, हम एक बार फिर चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, ईपीएफओ में अगले चरण में रिफॉर्म किए जा रहे हैं। अब बात यहां तक कि अब आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे अपने पीएफ के, कैसे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफओ से पैसा निकालना बहुत ही कठिन काम होता था, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी। तो इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है कि अब आप एटीएम से पीएफ का, अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। एटीएम से निकाल सकेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगे। दरअसल प्रोविडेंट फंड की ऑफिस की तरफ से आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाएगा। उस एटीएम कार्ड से आप
चुनिंदे एटीएम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप निकाल सकेंगे। उनके लिए अलग अलग बैंकों से करार होगा और ये सुविधा अगले साल मई जून के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद आप प्रोविडेंट फंड का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी एटीएम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है वो है कि कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन की सीमा जो 12% है उसे हटाई जा सकती है, उससे बढ़ाई जा सकती है। अभी क्या होता है कि 12% आप देते हैं, 12% एम्प्लॉयर देता है, तो आप चाहे जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रकम देंगे वो आपके पेंशन स्कीम में जाएगा जिसको ईपीएस कहते हैं। उस ईपीएस में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे आपको पेंशन उतना ज़्यादा मिलेगा। तो पेंशन के लिए ज़्यादा बचत करने की जो मानसिकता है उसको बढ़ावा देने के मकसद से ये किया जा सकता है। तीसरा कि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए वेज सीलिंग की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो 15,000 रुपये उस सीमा को बढ़ाई जा सकती है। ये भी एक बड़ी राहत होगी ईपीएफओ मेंबर के लिए। तो ये 3 बड़े बदलाव करने की सरकार तैयारी कर रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो बड़े बदलाव ईपीएफओ में, और अब तो सुविधा मिल जाएगी कि आप सीधे एटीएम से पैसा निकाल पाएं पीएफ का। इससे आसान और क्या होगा। चलिए इसी नोट के साथ, इसी खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। और ये लंबा वीकेंड है, माफ़ कीजिए, मतलब 2 दिनों का यहाँ वीकेंड है, तो उसे एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें और आगे आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम CNBC आवाज़ पर जारी हैं। नमस्कार।